हेलो व्यूवर्स, आज हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। चैप्टर के लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। अगर आप किसी भी सरकार के बारे में कहते हैं तो हम कहते हैं ना कि ये सरकार लोकतांत्रिक है, ये सरकार लोकतांत्रिक नहीं है। तो आखिर हम लोकतांत्रिक सरकार या फिर जो लोकतांत्रिक नहीं है जिसे कि गैर लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, वो क्या है। तो उसके लिए कोई परिभाषा होनी ज़रूरी है जिससे हमें पता चल सके कि आखिर लोकतांत्रिक क्या है और लोकतांत्रिक क्या नहीं है। वैसे तो हम जब जानते हैं कि लोकतांत्रिक क्या है तो हम ये कहते हैं कि लोगों की सरकार का होना, जिसमें लोग वोटिंग करते हैं और अपनी पसंद का नेता चुनते हैं, तो वो लोकतांत्रिक सरकार होती है। लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर लोग वोटिंग तो करते हैं, लेकिन क्या आप उसे लोकतंत्र कहेंगे। जैसे कि चाइना को ले लो, चाइना में लोग वोटिंग करते हैं फिर भी एक ही पार्टी हर बार जीतती है। जैसे कि रशिया में, रूस में हमेशा एक ही पार्टी जीतती है, जबकि वहाँ पे लोग ही तो वोट करते हैं। तो क्या आप उसे लोकतंत्र कहेंगे। तो लोकतंत्र भी हर जगह पर सेम नहीं है, कहीं पे पूरे तरीके से लोकतंत्र है और कहीं पे पूरे तरीके से लोकतंत्र नहीं है। तो इसी के बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे और लास्ट पे क्वेश्चन आंसर्स पे डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पे मैरी और लिंगदो मैडम, एक मैडम है उनका नाम है लिंगदो और मैरी नाम की एक लड़की है, उन दोनों में ये चर्चा होती है। तो मैरी कहती है, मैडम मुझे ये तरीका ठीक नहीं लगता, पहले लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में चर्चा किया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही हमें पहले कर लेना चाहिए था कि लोकतंत्र होता क्या है। मैडम कहती हैं, तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा नहीं करते कि हम चीज़ें पहले ही कर लेते हैं और बाद में सोचते हैं, बाद में स्पष्ट करते हैं। ज़रा सोचो कि हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वसामान्य परिभाषा है। मतलब लोकतंत्र को समझने के लिए हमारे पास कोई ऐसी परिभाषा नहीं है सटीक कि हम इस चीज़ को लोकतंत्र कह सकते हैं। मैरी, फिर परिभाषा की ज़रूरत ही क्यों है। हमें परिभाषा की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है, जब हम ठीक से किसी को नहीं समझा पाते कि वो चीज़ क्या है, तो हमें परिभाषा की ज़रूरत होती है, मतलब लाइंस की ज़रूरत होती है कि उसे लाइंस में बना दें ताकि सामने वाला बंदा समझ सके। जैसे कि लोकतंत्र को हमने परिभाषा में बदल दिया कि जहाँ लोगों का शासन हो, लोग वोट डालें, तो वो लोकतंत्र है। हमें बारिश की परिभाषा की ज़रूरत तभी होती है जब बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति आती है। ठीक है, खैर ये यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हम यहाँ आ जाते हैं रिबियांग। ये रिबियांग नाम का एक स्टूडेंट है जो पूछता है, लेकिन हमें परिभाषा बनाने की ज़रूरत ही क्या है। एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था, लोगों के लिए, लोगों की ओर, ये सब मतलब बताया था। ये वाला पोर्शन हम छोड़ देते हैं, इसमें सिर्फ कहानियाँ हैं। हम डायरेक्ट आ जाते हैं एक सरल परिभाषा पर। ठीक है, कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र क्या है, शासन करने का मतलब राज करने का एक ऐसा रूप जिसमें लोग ही चुनाव करते हैं, लोग ही शासन करते हैं। तो लोग ही अपना नेता चुनते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि लोग ही शासन करते हैं। तो ऐसी चुनाव प्रणाली को हम, या फिर ऐसे देश को जहाँ पे लोगों द्वारा शासन किया जाता हो, उसे हम कहेंगे लोकतंत्र। यह एक उपयोगी शुरुआत है। ये परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। मतलब जहाँ पे लोगों का शासन है वो लोकतांत्रिक, जहाँ पे लोगों का शासन नहीं है वो गैर लोकतांत्रिक। अब हम धीरे धीरे आते हैं, म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने ही किया है। मतलब म्यांमार में जो सैनिक शासन चल रहा था उसे भी तो लोगों ने ही चुना था। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। अब आप बताइए कि ये लोकतांत्रिक सरकार हुई या नहीं हुई। ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, क्योंकि सारे लोगों ने मिलकर नहीं किया, सिर्फ कुछ लोगों के दम पर। अब सऊदी अरब ले लो, सऊदी अरब के जो शाह लोगों द्वारा शासक चुने जाते हैं, मतलब वहाँ पे राजा का बेटा राजा बनता है, लेकिन फिर भी वोटिंग होती है। वोटिंग किसको, राज परिवार को, कि राज परिवार में जैसे 2 बेटे हैं तो आप कौन से वाले को वोटिंग करेंगे। तो लेकिन जीतेंगे तो उन दोनों में से कोई एक ही ना, किसी बाहरी को तो कोई मौका नहीं मिल रहा आने का। तो वो भी अपने आप को लोकतंत्र कहते हैं कि हम भी तो वोटिंग करा रहे हैं। तो आपकी नज़रों में क्या वो लोकतंत्र है, बताइए। लेकिन ये सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इसमें इसे
समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा। मतलब इस हिसाब से तो सभी वोटिंग करा रहे हैं और जीते जा रहे हैं खुद ही, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो सभी अपने आप को लोकतंत्र वाला कह देंगे ना। तो एक और परिभाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें लोकतंत्र मतलब एकदम सावधानी से हमें फ़र्क समझ में आ जाए कि लोकतंत्र क्या है और क्या नहीं है। तो हम विशेषताओं को जानेंगे आगे। लोकतंत्र की विशेषताओं का मतलब ये है कि हम उसके बारे में कुछ बताएं, ठीक है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। जैसे कि मैं आपसे कहूँ विशेषताएं इस तरीके से बताई जाती हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ कि टेबल की विशेषता बताओ, टेबल कैसी होती है, तो आप कहेंगे टेबल में एक लकड़ी का फट्टा ऊपर होता है, उसके 4 पाए होते हैं, ऊपर कुछ भी चीज़ रख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी सामान रख सकते हैं टेबल के ऊपर, तो ऐसी टेबल होती है। मतलब हमने ये टेबल की विशेषता बताई है कि टेबल कैसी होती है, जो भी आपको पता है। तो विशेषता का मतलब होता है उसके बारे में बताना। तो यहाँ पे हम लोकतंत्र की विशेषता की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोकतंत्र के बारे में बताएंगे कि लोकतंत्र कैसा होता है। हमने सरल भाषा के साथ शुरुआत में लोकतांत्रिक शासन का एक रूप जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है, ये तो हमने पढ़ लिया। लेकिन इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है, मतलब कौन शासन करे। जनता तो उसे चुन रही है, लेकिन कौन शासन करे? क्या वो अधिकारी हमारे बीच में से ही आ रहे हैं जिन्हें हम चुन रहे हैं, या फिर राजा का बेटा राजा बन रहा है, या फिर कोई पैसों के दम पे बन रहा है, कोई पावर के दम पे बन रहा है? आखिर किस तरह से वो बन रहा है? तो किस तरह के चुनाव को हम लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे? क्योंकि चुनाव तो हर देश में ही होते हैं, लेकिन किस तरह के चुनाव को हम लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे? कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं? मतलब ऐसा तो नहीं है किसी खास कम्युनिटी को वोट डालने का अधिकार दे दिया और किसी को अधिकार नहीं दिया, या फिर लिंग वाइज किसी को अधिकार दे दिया और किसी को नहीं दिया। तो किसकी वोट डालने की हैसियत है, किसकी नहीं है, नागरिकों में कौन कौन वोट डाल सकता है, ये चीज़। सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं को बांध कर रखना भी ज़रूरी है? यानी कि ये कि जिस सरकार को हम चुन रहे हैं, क्या उसकी मर्जी हो जाएगी कि वो जो चाहे करे, या फिर उसको भी कुछ बंधनों में बांधना पड़ेगा कि आप सिर्फ इस दायरे में रहकर ही काम कर सकते हैं, इस दायरे से बाहर नहीं निकल सकते? यानी कि उनके ऊपर भी कानून लगते हैं कि आप इन कानूनों के तहत काम कर सकते हैं और इसके बाहर काम नहीं कर सकते, वरना ऐसे तो जो भी शासन करेगा वो निरंकुश हो जाएगा। वो अपनी भलाई के बारे में सोचेगा, अपनी कम्युनिटी, अपने धर्म की भलाई के बारे में सोचेगा और बाकी सबको परेशान करेगा। तो ये सब हैं लोकतंत्र की विशेषताएं। क्या क्या? पहला तो शासक कैसा है, चुनाव की प्रणाली कैसी है, और सरकार का स्वरूप कैसा है। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। सैनिक तख्तापलट यानी कि ये देखो, जो सैनिक होते हैं उनकी पावर अलग होती है, क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है, पावर्स बटी हुई होती है। सैनिक की पावर अलग होगी, प्रधानमंत्री की पावर अलग होगी, राष्ट्रपति की पावर अलग होगी, मतलब सबको पावर्स दी जाती हैं। तो यहाँ पर जो सैनिक थे उन्होंने तख्ता पलट कर दिया, यानी कि सरकार खुद चलाने लग गए। प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को हटा दिया और सरकार की जगह खुद बैठ गए कि हम सरकार चलाएंगे। शासन को उन्होंने उखाड़ फेंका और मुख्य कार्यकारी घोषित किया कि हम ही शासन चलाएंगे, खुद को मुख्य कार्यकारी कर दिया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के, जनमत संग्रह का मतलब होता है लोगों से पूछना, 5 साल के लिए बढ़वा लिया कि मतलब आपको शासन कब तक के लिए चाहिए, तो लोगों ने कहा 5 साल बढ़ा दो, तो 5 साल बढ़ा दिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठन और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने उन पर आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है। इन्होंने जनमत संग्रह नहीं किया, धोखाधड़ी की है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई हैं। फिर क्या हुआ? अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। पाकिस्तान का पूरा संविधान ही बदल दिया। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। मतलब उन्होंने एक नया, क्योंकि संविधान उन्हें रोक रहा था अपनी सरकार बनाने से, तो उन्होंने संविधान को ही बदल दिया
और संविधान में ये वाला कानून लेकर आ गए कि इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। मतलब असेंबली होती है ना, जैसे कि हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय जो असेंबली होती है वो संसद होती है, और प्रांतीय असेंबली विधानसभा होती है, विधानसभा। तो उनको राष्ट्रपति भंग कर सकता है, यानी कि कभी भी हटा सकता है। ये उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया। मंत्रिपरिषद के काम पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। उन्होंने ये कानून इसलिए पास किया ताकि सब उनके अंडर में रहें, कोई उनके खिलाफ ना बोले। जो भी उनके खिलाफ बोलेगा वो उसकी असेंबली भंग कर देंगे। उसके बाद यहाँ से पढ़ते हैं, जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र ना कहने के अनेक ठोस कारण हैं। अब हम क्या वहाँ पे कहेंगे कि वो लोकतांत्रिक सरकार थी? इतनी ज़बरदस्ती से सरकार बनी और संसद विधानसभा इनको भंग कर सकती है, इस तरीके के कानून क्या लोकतंत्र के दायरे में आते हैं? नहीं। लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया? मतलब सच में पाकिस्तान ने चुना उन्हें? हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया। देखो, विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, जैसे कि दिल्ली में मान लो आप, दिल्ली में विधानसभा चुनाव में कौन है? केजरीवाल। अब केजरीवाल को किसने चुना? केजरीवाल को दिल्ली वालों ने चुना, ठीक है। अब केजरीवाल के अपने एमएलए होंगे, अपनी एक विधानसभा होगी। अब उस विधानसभा को कोई राष्ट्रपति मतलब भंग कर दे, एक मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो क्या ये लोकतांत्रिक चुनाव हुआ? नहीं हुआ ना, क्योंकि लोगों ने तो इन्हें चुना था और राष्ट्रपति ने भंग कर दिया और किसी और को बिठा दिया, तो वो तो लोकतांत्रिक चुनाव नहीं हुआ ना। तो ऐसा पाकिस्तान में किया गया कि वो अपनी मर्जी से विधानसभा को भंग कर सकते थे, तो इसलिए वो एक लोकतांत्रिक चुनाव नहीं हुआ, वो तो एक तानाशाही बन गया। तानाशाही यानी कि अपनी मनमानी करने वाला, अपनी मर्जी से सब कुछ करने वाला। तो लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। कुल स्वतंत्र तरीके से होने चाहिए। स्वतंत्र तरीका यानी कि किसी पर कोई जोर दबाव नहीं होना चाहिए और निष्पक्ष होने चाहिए, मतलब गलत तरीके से नहीं होने चाहिए। यहाँ पर फिर से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इस तरीके के चुनावों को आप स्वतंत्र कहेंगे या फिर नहीं कहेंगे। चीन की संसद को कवांगो, रैमिनो, दाइवियाओ, दाहुई, ये एक राष्ट्रीय जन संसद है वहाँ की। ये जो इतना लंबा नाम अभी हमने पढ़ा है, ये वहाँ की संसद का नाम है। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे होते हैं ना हर 5 साल में चुनाव, ऐसे ही वहाँ पे भी होते हैं। तो इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है, मतलब राष्ट्रपति चुना जाता है। इसमें पूरे चीन के करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। कुछ चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। 2002 में 2003 में हुए चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। ये देखो, वहाँ पे चुनाव लड़ने की, वहाँ पे अनुमति लेने की जो अनुमति है वो किसी किसी को मिलती है, हर किसी को नहीं। जैसे हमारे यहाँ से बहुत सारी पार्टियाँ, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, जिसके पास टैलेंट है, पैसा है, चुनाव लड़ सकता है, लेकिन वहाँ पे हर किसी को अनुमति नहीं है। 1930 में आज़ाद होने के बाद मैक्सिको में 6 वर्ष बाद, ये तो हो गई बात चीन की, अब हमारे मैक्सिको पर। मैक्सिको में 1930 में मैक्सिको आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं वहाँ पे। देश में कभी भी फौजी शासन, तानाशाही नहीं आई, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में पीआरआई क्या है? वहाँ की इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशन पार्टी, वहाँ की एक पार्टी का नाम की पार्टी, बस वही जीते जा रही है वहाँ पे। और विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे, पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर साल में हर जीत वो मतलब एक ही पार्टी हासिल कर लेती थी। कुछ भी वहाँ पे गड़बड़ करती थी और जीत हासिल कर लेती थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। मतलब सरकारी दफ्तरों में जो काम करते हैं तो उनके लिए ये चीज़ अनिवार्य थी, यानी कि उनको जाना ही जाना है उनकी बैठकों में, चाहे उन्हें कितना भी काम हो। जैसे सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से पीआरआई के लिए वोट देने को कहते थे। मीडिया भी जब तक विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज ही करती थी।
मतलब ये कुल मिला के बात ये है कि वहाँ पे एक ही पार्टी जीत रही थी और एक ही पार्टी अपना दबदबा बनाए हुए थी और हर चीज़ पे उसने कब्जा कर रखा था और दूसरी पार्टी को वो आने नहीं देती थी। कुछ भी गड़बड़ करके वो वहाँ पे वोट ले जाती थी। तो आप क्या कहेंगे कि ये स्वतंत्र तरीके से चुनाव हुआ, क्या निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुआ? तो क्या ये लोकतंत्र है? बिल्कुल भी नहीं है ऐसा लोकतंत्र। स्वतंत्र तरीके से चुनाव तो हो ही नहीं रहे, जबरदस्ती लिए जा रहे हैं चुनाव। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, एक व्यक्ति एक वोट। वोट या फिर मौन एक ही बात है, ठीक है। एक व्यक्ति एक वोट एक मौन, यानी कि एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ये भी एक विशेषता है लोकतंत्र की। तो पहले हमने पढ़ा है कि किस लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब होता है सबको मत देने का अधिकार है जो मतलब एलिजिबल है। एलिजिबल यानी कि 18+ है, दिमाग ठीक है वगैरह। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया, मतलब पूरी दुनिया मानती है कि सबको वोट देने का अधिकार है। अगर वो 18+ है और उसका दिमाग ठीक है और वो इस देश का नागरिक है तो उसे वोट देने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, देखो 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। उससे पहले सिर्फ वहाँ के जो जेंट्स हुआ करते थे, सिर्फ आदमी वही वोट दे सकते थे, औरतें वोट नहीं दे सकती थी, लड़कियाँ वोट नहीं दे सकती थी। लड़कियों को वोट देने का अधिकार 2015 में मिला। तो आप कहेंगे कि 2015 से पहले वहाँ पे निष्पक्ष चुनाव हो रहे थे, मतलब ये अपनाया जा रहा था सार्वभौम वयस्क मताधिकार सिर्फ आदमियों को था। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। मतलब उन्होंने अपने नियम कानून ऐसे बना लिए हैं कि जो वहाँ के अल्पसंख्यक लोग हैं, रूस की अल्पसंख्यक यानी कि जो संख्या में कम होते हैं, जैसे कि अल्पसंख्यक किन्हें कहेंगे मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि आप भारत का एग्जाम्पल लो, भारत में हिंदू ज़्यादा हैं तो हिंदू क्या हो गए, बहुसंख्यक हो गए, ज़्यादा हो गए। और बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं तो हिंदू बहुसंख्यक हो गए। बहुसंख्यक, बहुसंख्यक का मतलब होता है जिनकी संख्या ज़्यादा हो। और हिंदू के अलावा जितने भी धर्म हैं, ठीक है, जैसे कि पारसी, ईसाई, जितने भी धर्म हैं वो सब अल्पसंख्यक हो गए। अल्पसंख्यक इसलिए क्योंकि उनकी संख्या कम है, यानी कि अल्पसंख्यक उन्हें कहते हैं जिनकी संख्या कम होती है। तो हर देश में अल्पसंख्यक भी होते हैं और बहुसंख्यक भी होते हैं, क्योंकि हर देश में 2-3 तरीके के लोग रहते हैं। कहीं पे 2 तरह के, कहीं पे 3 तरह के, कहीं पे 10 तरह के, हर जगह एक तरीके के लोग नहीं रहते। तो अल्पसंख्यक जो भी संख्या में कम होते हैं उस कम्युनिटी को कहते हैं अल्पसंख्यक। तो ये हम कहाँ की बात कर रहे थे, रूस की। रूस में वहाँ पे जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी है वो कोई भी कम्युनिटी हो सकती है, वहाँ पर उनको वोट डालने में बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि उनको जल्दी से अधिकार नहीं देते। उन्होंने अपने रूल्स ही ऐसे बना रखे हैं कि उनको बहुत मुश्किल आती है वोट डालने का अधिकार लेने के लिए। अब हम बात करते हैं फिजी की। फिजी भी एक देश है। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों को ही वोटिंग का महत्व है। मूलवासी मतलब ये कि जो वहाँ पे जिसके दादा परदादा वहीं पे पैदा हुए हैं और वहाँ के नागरिक हैं तो उनको वोट देने का अधिकार है। मान लो जैसे कि आप यहाँ से फिजी चले जाते हो और फिजी में जाके रहने लग जाते हो, 15-20 साल रहोगे, आपको वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा क्योंकि वो सिर्फ अपने मूल नागरिकों को ही वोट देने का अधिकार देते हैं। मूल यानी कि जिसकी जड़ें वहाँ पर हैं, जिसके दादा परदादा सब वहीं के थे। जो दूसरे देश से आके वहाँ की नागरिकता ले रहा है उसको नागरिकता तो देंगे लेकिन वोटिंग राइट नहीं देंगे। तो बताइए यहाँ पे निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? नहीं हो रहा। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को एक वोट होना चाहिए और वो भी समान रूप से होना चाहिए। उसका जो मूल्य है वो बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि किसी के वोट को तो आप ज़्यादा मान रहे हैं और किसी के वोट को आप कम मान रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, ये भी एक लोकतंत्र की विशेषता है, कानून का राज और अधिकारों का आदर। लोकतंत्र की एक विशेषता ये भी है कि लोकतंत्र जो है वो कानूनों पर चलता है और अधिकारों का आदर करता है, यानी कि सबके जो राइट्स होते हैं सबके अधिकारों का आदर करता है, इज्जत करता है। ये नहीं कि किसी की इज्जत कम हो रही है, किसी की इज्जत ज़्यादा हो रही है। अब हम बात करते हैं जिम्बाब्वे की।
जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। 1980 में उनको मुक्ति मिली, जैसे कि हमें 1947 में आज़ादी मिली गोरों से, वैसे ही उनको भी 1980 में आज़ादी मिली। उसके बाद देश पर जानू पीएफ दल का राज है। तब से एक जानू नाम का दल है, जानू पीएफ, उसका ही राज चलता हुआ आ रहा है, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। मतलब जैसे कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी थी ना, जब देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ादी में सबसे पहले यहाँ पे कांग्रेस पार्टी थी। बाकी फिर ये जो दल बटे हैं वो कांग्रेस में से निकल के ही तो बटे हैं। वैसे ही वहाँ पे एक पार्टी थी जिम्बाब्वे में, जानू पीएफ नाम की, वो ये कहती थी कि हमने स्वतंत्रता में सबसे ज़्यादा साथ दिया है, और तब से वहाँ पे यही पार्टी बनी हुई है। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे, मतलब हर साल चुनाव होते थे, 5 साल में 6 साल में, जब भी उनका मतलब जो भी पैटर्न होगा उस हिसाब से। और सादा जानू पीएफ दल ही जीतता था, हमेशा एक ही दल जीतता था। क्या वो दल इतना अच्छा था कि लोग उन्हें वोट देते थे? नहीं। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। यानी कि वो इस तरीके अपनाते थे कि लोग उनको वोट दे ना दे, वोट उन्हीं के पास जाएगी। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था, सताया जाता था, गड़बड़ी की जाती थी, कुछ भी करके वो क्या करते थे, वोट अपनी तरफ कर लेते थे। तो आप बताइए, क्या यहाँ पे दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं हो रहा? क्या सिर्फ उसी पार्टी को राइट है, लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन एक ही पार्टी जीते जा रही है, तो क्या आप इसे लोकतंत्र कहेंगे? नहीं, ये लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र तो कानून का राज और अधिकारों का आदर करता है, और ना यहाँ पे कोई आदर दिखाई दे रहा है और ना ही कोई अधिकार, तो ये लोकतंत्र नहीं है। इसके बाद जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक ज़रूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को हम चुने वो तानाशाह नहीं हो सकते। हो सकता है गद्दी पे बैठ के, सीट पे बैठ के नियत बदल जाए और उसके बाद से वो तानाशाह हो जाए, यानी कि अपनी मनमानी करने लग जाए। उनको सोचने की, अपने राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की, राजनीतिक गतिविधियों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लोगों को ये सब स्वतंत्रताएं होनी चाहिए कि वो अपना कोई संगठन बना सके, अगर उनको सरकार पसंद नहीं आ रही तो उसका विरोध कर सके, अपनी राय बता सके, ये सब होना चाहिए। तो इसका मतलब ये, एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। यानी कि ये जब कोई सरकार बन जाती है तो उसके भी कुछ कानून होते हैं कि उन कानूनों को उस सरकार को मानना ही पड़ेगा। ऐसे तो वरना सरकार अपनी मनमानी से कुछ भी करती रहेगी, क्योंकि सरकार भाई कोई किसी देवता का अवतार थोड़ी है कि वो कुछ गलत कर ही नहीं सकती। ऐसा थोड़ी है, सरकार भी तो मतलब इंसान ही है, गलती तो वो भी कर सकते हैं। तो गलत करेंगे तो लोग उनको बताएंगे कि भाई आप गलत कर रहे हो, तो उनको राइट होना चाहिए लोगों को बताने का, लोगों को स्वतंत्रता होनी चाहिए और सरकार को कानूनों से बंधा होना चाहिए। ठीक है, परिभाषाएं तो हमने पढ़ ली, तो ये परिभाषाओं का सारांश यहाँ पे दिया हुआ है जो भी हमने पढ़ा, कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग ही करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, लोगों द्वारा चुने हुए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। नंबर 3, चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे मौजूदा शासकों को बदल सकें। यानी कि हमारे पास बहुत सारे विकल्प होने चाहिए कि हम किसी को भी वोट दे सकें। ये नहीं कि वोट भी देनी है और सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन है तो फिर वोट देने का फ़ायदा क्या है। ये विकल्प और अवसर सभी लोगों के लिए होने चाहिए, यानी कि कुछ ही लोग बस नेता बन पा रहे हैं और बहुत सारे लोग एबिलिटी रखते हैं नेता बनने की, लेकिन वो नहीं बन पा रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करे। मतलब संविधान ने जो भी कानून बनाए हैं उसके बीच में ही सरकार काम करे, ये नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी काम कर रही है, अपने मनमाने ढंग चला रही है। तो ये तो अभी तक हमने बात करी कि लोकतंत्र है क्या, और हम एक सच्चा लोकतंत्र मतलब एक अच्छा लोकतंत्र किसे कहेंगे और लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि लोकतंत्र ही क्यों, मतलब कोई और शासन क्यों नहीं। पहले राजतंत्र हुआ करता था, राजा महाराजाओं का शासन, वो क्यों नहीं, या फिर किसी और तरीके का शासन क्यों नहीं, लोकतंत्र ही क्यों। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा, कि लोकतंत्र की अब हम
अच्छी अच्छी बातें बताएंगे तब आपको पता चलेगा कि लोकतंत्र ही क्यों। ये है योलांदा। योलांदा एक नाम है। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। दुनिया भर में सभी जगह लोकतंत्र हैं। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी, अब वहाँ पे भी अपनाया गया है। जहाँ पे राजतंत्र था वहाँ पे भी अपनाया गया है। तो ऐसा इसमें क्या है? तो यहाँ पे तांगिनी कहती है, तांगकिनी। लेकिन लिंगदो मैडम ने तो कहा था कि हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सब उसे मान रहे हैं, हमें खुद देखना चाहिए कि वो अच्छा है या नहीं। खैर, इस बहस को हम नहीं करते, हम आगे चैप्टर पढ़ते हैं। ये बहस चैप्टर में ही आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इन सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है। हम यहाँ से पढ़ते हैं। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, यहाँ से कि लोकतंत्र के खिलाफ तर्क क्या क्या है। इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ वह अधिकांश तर्क सामने आए हैं जो आमतौर पर सभी करते हैं। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। मतलब लोकतंत्र अच्छा है, लेकिन यहाँ पे हम लोकतंत्र की बुराई कर रहे हैं। लोकतंत्र में नेता बदल जाते हैं, जैसे इस बार कोई नेता है वो अच्छा काम नहीं कर रहा, नेक्स्ट टाइम किसी और को चुन लेंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट नेता आएगा वो अपनी खुद की अलग से एक पॉलिसी रखेगा, नई नई नीतियाँ बनाएगा, नई तरीके से देश को लेके चलेगा। फिर नेक्स्ट टाइम कोई और नेता आ जाएगा, ये चला जाएगा, फिर वो नई नई नीतियाँ बनाएगा। तो मतलब एक अस्थिरता की स्थिति बनी रहती है। स्थिरता नहीं होती कि जैसे स्टेप बाय स्टेप कोई काम चलता रहे। 5 सालों में अगर कोई बदल गया तो वो पिछला वाला काम रोक देगा, अगला वाला काम शुरू करेगा। तो इससे अस्थिरता की स्थिति पैदा होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं है। मतलब कोई भी जो सत्ता में आना चाहता है वो क्या करता है? सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए, मतलब पावर के लिए। कोई सच में लोगों के लिए काम करना चाहता है? बहुत बहुत ना के बराबर है ऐसे लोग। सब आते हैं बस धमाल मचाने के लिए कि हमें सत्ता मिल जाए, पावर मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, तो बस धमाल मचा देंगे, अपना अपना देखेंगे। लोगों का सोच के कोई नहीं आता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। जल्दी से कोई फैसला नहीं ले सकते क्योंकि सबके बारे में सोचना पड़ता है, सबके बारे में देखना पड़ता है, बहस बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए भी चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता। इसके चलते ख़राब फैसले होते हैं। जैसे कि जिस नेता को हमने चुना है उसे यही पता नहीं होता कई बार कि लोगों ने मुझे चुना क्यों है और मुझे क्या काम करने चाहिए। बस वो अपने मनमाने ढंगों से काम करने जा रहे हैं, तो ख़राब फैसले भी होते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है। हाँ, तो इसमें भ्रष्टाचार भी होता है। भ्रष्टाचार यानी कि गलत तरीके से पैसे लिए जाते हैं, क्योंकि जब प्रचार करते हैं वो गली गली रिक्शा घुमा के और तो वोट दो करके, तो उसमें पैसे तो लगते हैं ना, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो फिर पैसे वो अपने कमाई के तो लगाएंगे नहीं, तो जो गलत काम करके पैसे लेते हैं उसे भ्रष्टाचार कहते हैं। तो फिर वो पैसे वो यूज़ करते हैं। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या नहीं। कई बार वो मतलब किसी को भी वोट दे देते हैं, कोई भी फैसला ले लेते हैं। तो ये लोकतंत्र के खिलाफ कुछ तर्क थे। फिर भी मतलब ज़्यादातर लोगों का कहना है कि फिर भी लोकतंत्र ही अच्छा है बाकी के मुकाबले। मतलब इसमें भी खामियां हैं, कमियां हैं, ये सारी कमियां जो हमने पढ़ी हैं। लेकिन फिर भी अगर हम दूसरे शासन को देखेंगे तो उसके मुकाबले अभी भी लोकतंत्र ही अच्छा है। यहाँ पे ये सब मैंने आपको समझा दिया बातों बातों में, ठीक है। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, यानी कि लोकतंत्र में क्या क्या अच्छा है। यहाँ से आते हैं। चीन में 1958 से 61 के दौरान, मतलब 1958 से 1961 के बीच में, करीब 3 साल के बीच में विश्व इतिहास का अब तक ज्ञात सबसे भयावह अकाल था। अकाल आपको पता है क्या होता है? अकाल होता है कि सब्जियां नहीं उग पाती किसी वजह से, जैसे कि बाढ़ आ गई या फिर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ गई, पानी नहीं आ रहा, तो सब्जियां नहीं उग पाती, खाना नहीं उगता, गेहूं अनाज कुछ नहीं, जिसकी वजह से लोगों को खाना नहीं मिल पाता और वो भूख से मर जाते हैं। उसे कहते हैं अकाल। तो 1958 से 61 के बीच में कहाँ पे अकाल पड़ा था? चीन में। और ये इतिहास का अब तक का सबसे भयावह अकाल है। मतलब बहुत बड़ा अकाल है, बहुत लोग इसमें मारे गए। करीब 3 करोड़ लोग भूख से मर गए, भूख से, उनको खाना नहीं मिला और वो ख़त्म हो गए। 3 करोड़ बहुत बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा है।
उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी, मतलब हम भी गरीब ही थे उस टाइम। फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भुखमरी की स्थिति नहीं आई। मतलब यहाँ पे भी गरीब थे, लेकिन स्थिति ये नहीं थी कि भूख से मर जाएं, खाना था। अर्थशास्त्रियों का मानना था कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। मतलब वहाँ पे भुखमरी आई और यहाँ पर फिर भी सब ठीक था, वो था आर्थिक नीतियों के कारण। सरकार जो प्लानिंग करती है, नीतियाँ यानी कि प्लानिंग, सरकार की प्लानिंग की व्यवस्था के कारण। भारत सरकार खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से कैसे काम किया, वैसा करने की ज़रूरत चीन सरकार को महसूस नहीं हुई। यानी कि खाद्य सुरक्षा के लिए भी काम करना पड़ता है ना, पहले से भंडार करके रखना पड़ता है, पहले से सेव करके रखना पड़ता है कि मान लो इस तरीके की स्थिति आ जाती है तो उस भंडार गृह में से खाना निकाला जाता है, जैसे कि गेहूँ, चावल, अनाज, ये सब। तो हमारी सरकार ने जो काम किया वो वहाँ की सरकार ने नहीं किया। तो अर्थशास्त्रियों का कहना था कि इस तरीके का बड़ा अकाल और भुखमरी तो किसी भी देश में आ सकती है अगर सरकार ठीक से काम ना करे। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती तो विपक्षी दल होता तो लोग आलोचना करते और इतने लोग भूख से ना मरते। जैसे कि हमारे यहाँ पे ऑप्शन होते हैं कि बीजेपी को वोट देना है, कि कांग्रेस को वोट देना है, कि सीपीआई को देना है, कि केजरीवाल को देना है, किसको देना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, मतलब ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। एक ही सरकार है, इसी को वोट जाएगा, ये खराब काम करे कि अच्छा काम करे। अगर वहाँ पे भी लोगों के पास ऑप्शन होता तो इस सरकार को छोड़कर लोग दूसरी सरकार चुनती और इतने भयानक अकाल की स्थिति ना आती। लेकिन वहाँ पे विकल्प ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ एक ही टाइप की सरकार है और उसी को वोट देना पड़ता है। ये उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। लोगों की ज़रूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य बेहतर प्रणाली से बेहतर है। यानी कि ये कि लोकतंत्र लोगों के पक्ष में काम करता है। कई बार नेता अच्छे नहीं होते, अपनी मर्जी चलाते हैं, लेकिन वो इस डर से कि हम रिप्लेस हो जाएंगे, अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो लोग हमें रिप्लेस करके दूसरा नेता बिठा देंगे, तो इस डर से वो अच्छा काम करते हैं, अपनी मनमर्जी नहीं करते। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि ये शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। जवाबदेही यानी कि ये कि सरकार को लोगों को जवाब देना पड़ता है कैमरा पे आके कि वो ऐसा कर रही है तो क्यों कर रही है और नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण यह भी है कि लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें होती हैं। यहाँ पे आपने भी देखा होगा ना, डिबेट कराते रहते हैं आए दिन न्यूज़ चैनलों पे। वो इसलिए तो कराते हैं कि पता तो चले कि कौन सी सरकार क्या करने वाली है। बैठकें होती रहती हैं, बहस होती रहती हैं। जब बहस होती है तो गलतियों की जो गुंजाइश है वो कम होती है, क्योंकि सामने वाला बताता है कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हो, ये चीज़ नहीं गलत कर रहे। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक बंदा डिसीजन नहीं लेता, सब मिलकर लेते हैं और बहस बहुत ज़्यादा होती है बार बार, तो गलत डिसीजन लेने की गुंजाइश कम हो जाती है। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा ही, अलग अलग, जैसे कि भारत में ही देख लो, अलग अलग धर्म के लोग हैं, भाषाओं के लोग हैं, बहुत टाइप्स की जातियों के लोग हैं। यहाँ तो बिल्कुल ही मतलब एक ही देश में 1600 से ज़्यादा भाषा और बोलियाँ बोली जाती हैं और इतने सारे जाति धर्म के लोग हैं, तो हर किसी का नज़रिया अलग है। कोई किसी चीज़ को जो अच्छा मानता है दूसरे को वो चीज़ बुरी लगती है, तो इस हिसाब से तो टकराव हो सकते हैं। तो लोकतंत्र सरकार में टकराव होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक अलग अलग जगह अलग अलग टाइप का नेता चुना जाएगा और पावर्स बटी हुई है। तो विविधता वाले जो देश होते हैं, मतलब जहाँ पे बहुत टाइप के लोग रहते हैं, वहाँ पे लोकतंत्र सरकार ही बेहतर काम करती है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, क्योंकि नागरिकों को ये लगता है ना कि अगर आप हमारा काम नहीं करेंगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे। आप धमकियां भी तो देते हैं लोग, हम आपको रिप्लेस कर देंगे और कोई दूसरा नेता बिठा देंगे। इसके बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। जैसे हमने कोई गलत नेता चुन लिया, ठीक है, इसने ठीक से काम नहीं किया, तो अब हम इसको नहीं लेंगे, दूसरे नेता को ले लेंगे। इसने भी नहीं किया तो किसी तीसरे को ले लेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। अब हम यहाँ पर इस वाले टॉपिक पर आ जाते हैं,
लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ है। हमने लोकतंत्र की एक सीमित और विवरणात्मक शैली में चर्चा की। हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा और लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र के लिए ज़रूरत है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। देखो, हमने अलग अलग देशों के लोकतंत्र पढ़ के ये तो पता कर लिया कि अलग है, लेकिन हम अगर अपने देश की बात करें तो हमारे यहाँ लोकतंत्र का मतलब है कि हर किसी को वोट देने का अधिकार हो और लोग अपना प्रतिनिधि खुद चुने। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते। सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है और बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलता है। मतलब ये कि जैसे कि हम अपना नेता खुद चुन रहे हैं तो हम शासन थोड़ी कर रहे हैं, हम सिर्फ नेता चुन रहे हैं। और जो नेता चुने जा रहे हैं वो भी खुद शासन थोड़ी कर रहे हैं, उनको भी ऑर्डर्स दिए जाते हैं, वो सब भी मिलकर काम करते हैं। अपनी मर्जी तो कोई नहीं चला रहा ना। तो खैर यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि लोग अपना नेता खुद चुन रहे हैं तो वही शासन कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं होता। मान लीजिए देश में 130 करोड़ की आबादी प्लस 130 करोड़ प्लस है, इतनी आबादी, अब हर किसी से तो नहीं पूछेंगे ना फैसला करने से पहले, ऐसे तो फैसला हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हर एक की तरफ से एक प्रतिनिधि हो जाता है, फिर वो मिलकर अपना कोई बड़ा प्रतिनिधि चुनते हैं और इस तरीके से शासन चलता है। अगर ये संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता, कौशल नहीं होता। इसमें हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम ज़रूरी समझ मिलती है। इस स्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है। अभी जो हमने मतलब ऊपर पढ़ा उससे हमें पता लगता है कि लोकतांत्रिक किसे कहते हैं और अलोकतांत्रिक किसे कहते हैं। हमें लोकतांत्रिक पता चल गया ना, तो अलोकतांत्रिक तो हम खुद ही बता देंगे। कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग से अलग संगठनों के लिए करते हैं। ज़रा इन कथनों पर गौर कीजिए। हम लोगों का परिवार काफ़ी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसला करना होता है तो हम सभी साथ बैठकर आपसी सहमति से फैसले कर लेते हैं। फैसले में मेरे विचारों का भी उतना ही महत्व होता है जितना कि पिताजी का। यहाँ पे कोई कह रहा है, कोई लड़का है कि हमारी जो फैमिली है वो लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक कैसे कि वहाँ पे कोई छोटा हो या बड़ा हो, सबसे पूछा जाता है कोई भी फैसला लेने से पहले। और बड़ा जो कह रहा है उसका जितना मूल्य दिया जाएगा, मतलब उसकी बात को जितनी अहमियत दी जाएगी उतनी ही अहमियत छोटे की बात को भी दी जाएगी। तो वो काफ़ी लोकतांत्रिक है। सेकंड हम यहाँ पे देखते हैं, मुझे वह शिक्षक नापसंद हैं जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देते। मैं तो ऐसा शिक्षक पसंद करूँगी जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो। लोकतांत्रिक मतलब ये, यहाँ पे लोकतंत्र का मतलब ये हो गया कि बच्चों को बोलने की आज़ादी हो कि उनको समझ में आया या नहीं आया, और उनके मन में जो प्रश्न आ रहे हैं उनके डाउट क्लियर होने चाहिए। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं ना कि पूछने नहीं देते, और कोई पूछता भी है तो डांट के थप्पड़ मार के बिठा देते हैं। तो वो लोकतंत्र नहीं हुआ। लोकतंत्र में तो आज़ादी होती है, बोलने की आज़ादी होती है। एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं। क्या वह लोकतांत्रिक बात करेंगे? मान लीजिए कोई नेता है और उसके परिवार के लोग सारे फैसले करते हैं, तो क्या वो लोकतंत्र की बात करेंगे? नहीं करेंगे। वो सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे कि उनकी फैमिली को जो अच्छा लगेगा उसी के बारे में बात करेंगे। तो लोकतंत्र शब्द का इस तरह का प्रयोग फैसले लेने के उनके बुनियादी तरीके को उजागर करता है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श करने के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना। यानी कि ये, अगर आप लोकतंत्र में हैं और आप अगर किसी के लिए फ़ैसला ले रहे हैं तो जिनके लिए फ़ैसला ले रहे हैं उनको भी वो फ़ैसला अच्छा लगना चाहिए। ये नहीं कि सरकार फैसले पे फैसले लिए जा रही है और लोगों पर थोपे जा रही है, क्योंकि सरकार जो फैसले ले रही है वो लोगों की भलाई के लिए ही तो ले रही है। अगर उसमें लोगों की भलाई नहीं है, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, तो ऐसे फैसले नहीं है। फिर तो सरकार अपना सोच रही है, लोगों का नहीं सोच रही। तो फैसले इस तरीके से होने चाहिए कि सभी को वो चीज़ पसंद आए। कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए करते हैं।
इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तब आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये मतलब इस तरीके की बातें लोग कहते हैं कि लोकतंत्र तो तभी होगा कि मतलब जब भूखे पेट सोने की ज़रूरत ना पड़े, यानी कि देश में कोई भी गरीब नहीं रहेगा, उनके हक में काम होगा, तब लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। और समान भूमिका कैसे मिलेगी? वोट डालकर। तो अपने हिस्से का वोट डालिए, क्योंकि एक एक वोट काफ़ी मायने रखता है। अगर हम इन आदर्शों पैमानों के आधार पर आज की शासन व्यवस्थाओं को परखने लगेंगे तो कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। हमने जो ये अभी तक पढ़ा कि लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए, लोकतंत्र में वैसा होना चाहिए, तो हर देश में कुछ ना कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी, कहीं पे कुछ कमी, कहीं पे कुछ कमी। इस हिसाब से तो आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी लोकतंत्र नहीं दिखाई देगा। लेकिन फिर भी कुछ हम आदर्श मान के ये मान लेते हैं 2-4 चीज़ें, जैसे कि वोटिंग का अधिकार, अपना नेता खुद चुनने का अधिकार और सरकार को कंट्रोल में रखना। सरकार भी कंट्रोल में रहे, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, तो उन सब में हम कह सकते हैं कि हाँ, ये लोकतंत्र है। यहाँ पर भी ना वही सब चीज़ें दी हुई हैं जो अभी हमने ऊपर पढ़ी हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो मैं अलग से बना दूँगी। और प्लीज़ आपको अगर कोई टॉपिक इसमें समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछें, मैं ज़रूर बताऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।